बहुत ज्यादा धूप हो गई है ना, बहुत ज्यादा गर्मी भी है। हाँ, पहुंचने वाली हूँ बस मैं। चल मैं अंदर चल। बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। चुपचाप अंदर बैठ जा, आवाज नहीं वरना तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, समझी? चिंगारे चिंगारे किन्नर के नाम से जानी जाती हूँ और तुम जैसे हरामियों के लिए मौत के सिकंजे नाम से पहचानी जाती हूँ मैं, समझे? कौन है तू? है कौन तू? चिंगारे किन्नर के सामने कोई हरामजादा किसी लड़की को बदनीयती से देख भी ले ना तो चिंगारी उसकी आंखें निकाल देती है। तुम दोनों ने तो इसे हाथ लगाया है, सोचो तुम दोनों को क्या हश्र करूंगी मैं। छोड़ दे मुझे। तू जानती नहीं है हमको, तू जानती नहीं है, पता नहीं चलेगा तेरे कहाँ चली गई तू। मौत को सहेली बनाकर अपने हथेली पर रख के चलती है चिंगारी, समझे? दीदी, अगर आज आप नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये बात सोच सोच कर ही मुझे रोना आ रहा है। नाम क्या है तेरा? साक्षी। साक्षी, तेरे जैसी लड़कियों के साथ ना यही होना चाहिए। ये ऐसे कपड़े पहन के चलोगे ना, ये लड़के यही काम करेंगे, समझे? सॉरी दीदी, सॉरी। सॉरी की बच्चे। नाम क्या तुम दोनों का? नाम क्या है? आदिल, अकरम। आदिल और अकरम, तुम जैसों का हाशिर देख के ना तुम्हारी प्रजाति कुत्ते भी सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे। भाग गए साले। दीदी सॉरी, दीदी सॉरी। सॉरी की बच्ची, तेरी जैसी लड़कियां ये क्यों भूल जाती है कि तेरी जैसी ये टांग दिखाने लड़कियों के जिस्म नोचे जाते हैं। सॉरी दीदी। अरे जितना कसूर जिस्म नोचने वाले कुत्तों का होता है ना, उससे कहीं ज्यादा कसूरवार तुम जैसी लड़कियां होती है जो सड़कों पर अपने जिस्म की नुमाइश करती फिरती रहती हैं। अरे जब कुत्तों को मांस दिखेगा तो मांस नोचेंगे ही ना। बोल। सॉरी दीदी, आज के बाद मैं कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, अपना शरीर ढक के चलूंगी। घर जला के माचिस फेंक भी दिया तो फिर क्या फायदा? अपना घर खुद जलाते हो और दोस्त दूसरों को देखते हो। अरे इन कुत्तों की औकात क्या है तो किसी लड़की की तरफ नजरें उठा के देख ले, लेकिन नहीं, इनका मन बढ़ाता है तुम लोगों का पहनावा। ये लोग तो ऐसे होते हैं कि घूंघट पे रहने वाली औरतों को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो 5 साल की बच्ची हो 50 साल की बुढ़िया। चिंगारी ऐसे ड्रेस पहनने के लिए मना नहीं कर रही, अगर पहनना है ना तो अपनी आत्म सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, समझे? दीदी, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी और कभी मैंने ऐसे कपड़े पहने तो मैं अपनी आत्म सुरक्षा का खुद ख्याल रखूंगी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे घर जाना है, बहुत डर लग रहा है। आप मुझे घर तक छोड़ देंगे क्या? चल मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन बेटा आगे से इस चीज का ध्यान रखना, समझी? चल, घर किधर तेरा? उधर मोहन। चल मैं छोड़ देती हूँ। जाओ, कोई है? रोक! बचाओ मुझे। निहार का रोक, तुझे जान से मार दूंगा। निहार का रोक! बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? दीदी, दीदी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो लड़का मुझे मार डालेगा दीदी, वो लड़का मुझे मार डालेगा। हाँ, जान से मार दूंगा तुझे और तुझे मारकर अपने आप को भी खत्म कर लूंगा। काय? चिंगारी के इशारे में आयो को बहुत भी नहीं छू सकती, फिर तेरी औकात क्या है? अगर अपने माँ बाप को बेऔलाद देखना चाहता है ना, हाथ ला के दिखा इसको। शाम तक तेरे घर में रिश्तेदारों के भीड़ रोती हुई नजर आएगी। और तेरी इस लड़की की दुश्मनी क्या है जो इसकी जान के पीछे पड़ा है? बोल। अरे मैं इससे प्यार करता हूं। क्या प्यार करता है? फिर इसकी जान क्यों लेना चाहता है तू? क्योंकि ये किसी और से प्यार करती है, इसलिए आज मैं इसे जान से मार दूंगा। अच्छा, एक तरफा प्यार का शिकार है तू। नाम क्या है तेरा? दीदी, नमन नाम है इसका, कई महीनों से मेरे पीछे पड़ा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाता है, कहता है अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ, नहीं होने दूंगा किसी और की, ये बात तू याद रख ले। तो तू प्यार करता है इससे? हाँ, करता हूं प्यार निहारिका से, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। साले कमीने, प्यार करने वाले अपनी प्रेमिका के जान नहीं लेते, बल्कि उसके लिए अपनी जान दे देते हैं। और जिसे तू अपने प्यार का नाम दे रहा है ना, वो प्यार नहीं है, हवस है, हवस। और जिस दिन तेरी हवस इस लड़की के साथ मिल जाएगी ना, ये तेरी हवस भरी निगाहें
किसी और लड़की की तलाश करेंगी, समझा? दीदी, इसने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। अरे मैंने लाख समझाया कि मेरे लिए मेरा फ्यूचर सब कुछ है। मेरे माँ बाप मुझे इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि मैं पढ़ाई छोड़कर प्यार के चक्कर में पढ़ूं। सुन ले देवदास है खानदानी आशिक, प्यार क्या होता है, प्यार के मायने क्या होता है, तू जैसे हंसी हो क्या पता? अरे प्यार का मतलब पाना नहीं होता, प्यार का मतलब खोना होता है, प्यार का मतलब त्याग होता है, जुदाई भी प्यार का दूसरा नाम होती है, समझे? और जुदा होके भी जो अपने प्यार को बरकरार रख सके ना, वही प्यार कहलाता है। अरे राधा कृष्ण के प्रेम कहानी कौन नहीं जानता? तो जिसमें के जानते वो दोनों, लेकिन ऐसे बिछड़े, ऐसे जुदा हुए कि मिल नहीं पाए। वो मीराबाई मोहन के प्यार में इतनी अंधी थी कि विष का प्याला पी गई थी। मोहन को तो पा ना सकी, लेकिन वो मोहन के होके रह गई थी। आजकल का प्यार, अरे आजकल का प्यार प्यार नहीं है, उम्र का नशा है, जवानी का खुमार है, जो तुझ जैसे लड़कों ने प्यार का नाम दे दिया है। प्यार का मैं निहारिका से सच्चा प्यार करता हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी की जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। अगर निहारिका कोई मारे या फिर चोट लगाए तो? मैं निहारिका के शरीर पर एक खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। साले कमीने कुत्ते, जिसके शरीर पर तू एक खरोच नहीं दे सकता, उसकी जान कैसे ले सकता है? अरे प्यार करने वाले तो अपनी प्रेमी की खुशियों के लिए अपनी खुशियों गला घोट देते हैं। गला जिसे तू जबरदस्ती प्यार का नाम दे रहा है ना, वो प्यार नहीं है बेटा, नौटंकी है, नौटंकी। और कान खोल के सुन ले, आज के बाद से अगर तूने नजरें उठा के निहारिका को देख भी लिया ना, 7 जन्मों तक तू अंधा ही पैदा होता रहेगा। याद रखना, साला हवस को प्यार का नाम दे रहा है, प्यार का। दीदी, इसकी वजह से मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डर लगता है मुझे घर से निकलते हुए। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि प्यार का दूसरा नाम त्याग है। जिसे मैं बेहद प्यार करता था, आज उसे की जान लेने चला था। यार का आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। बेटा, पश्चाताप की एक वो नासू भी ना गुनाहों को धो देती है, समझा? अमन, तुम मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो। हाँ बेटा, दुनिया में कोई भी सबसे ऊपर जो रिश्ता होता है ना, दोस्ती का रिश्ता होता है। तुम दोनों दोस्त बन के भी रह सकते हो। चलो हैंडशेक करो, हाथ मिलाओ। आगे से इसे परेशान मत करना, ठीक है? चल बेटा, मैं तुझे घर छोड़ देता हूं। इसी आईडी से उस लड़की को परेशान करता है तू? बोल, ये सोशल मीडिया की बीमारी तेरी खत्म होगी नहीं होगी? बेटा, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये जब सोशल मीडिया है ना, अगर इसके जाल में कोई फंस जाता है, वो निकल नहीं पाता है। घर परिवार सब नष्ट हो जाता है, नष्ट, समझा? आगे से अगर मैंने देख लिया ना, काट के रख दूंगी तुझे, समझा? ले निकल। लोगों को क्या हो गया, सोशल मीडिया पे नाचना है, नंगी नंगी फोटो डालनी है, और ऐसे लोग कमेंट और लाइक करते हैं। ये गुल खिला रही है कुलक्षणी, हाँ? लाल शर्म तो सब बेचाई है। क्या मतलब माँ जी? माँ जी की बच्ची, हॉलीवुड में एंट्री मारने का इरादा है तेरा? दिन भर में कितनी डीपी बदलती है, वो भी नए नए पोज में। किसको क्या दिखाना चाहती है? माँ जी, डीपी बदलने में क्या प्रॉब्लम है? अब आजकल तो हर कोई बदलता है। डीपी बदलने के पीछे जो तेरी गंदी सोच है ना, उसे मैं सब जानती हूँ। सुधर जा समय रहते, नहीं तो मुझे सुधारना भी आता है। माँ जी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? जरा सी बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रही हैं? जरा सी बात है, हाँ? सारी रात तेरा फेसबुक ऑन रहता है, व्हाट्सएप पे फोटो डालती रहती है। एक बात बता, तू पूरी रात चैट किससे करती है? माँ जी, वो तो बस मैं रात में लोगों के स्टेटस देखती हूँ। अच्छा, दूसरों का स्टेटस देखते देखते ना कहीं अपना स्टेटस डाउन मत कर लियो, समझी? क्या हुआ माँ, सुबह सुबह इतना नाराज क्यों हो रही हो? कमीने, तेरे जैसे आदमियों की औरतें ही ना रात को चैटिंग करके सेटिंग कर लेती हैं, और दूसरे दिन ना मिलना मिलाना शुरू हो जाता है। अरे माँ, क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रही हो आप? क्या बात हो गई? तरुण, पूछ इससे,
दिन भर में डीपी पे 10-10 फोटो चेंज करती है और फेसबुक पे या उल्टी सीधी फोटो क्यों डालती है? क्या चल रहा है इसके मन में? तूने इसका फोन कभी चेक किया है? आस्था, माँ जो बोल रही है क्या वो सच है? तरुण, अगर मैं फेसबुक पे फोटोज अपलोड करती हूँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है आस्था। तुम रात भर फेसबुक पे लगी रहती हो, हैं? चैट करती रहती हो, इंस्टाग्राम पे लगी रहती हो। भाई आज तक मैंने कभी चेक किया है? किया है मैंने चेक? मैं बताती हूँ बेटा तुझे, फेसबुक पे नहीं कुआरी बन के चैट करती होगी, तभी तो फेसबुक पे उल्टे सीधे फोटो डालती है। आस्था, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है आखिर? है तुम्हें नए नए दोस्त बनाने हैं? अगर बनाने हैं ना तो ये रिश्ता आज और यही खत्म कर दे और जाके नए नए दोस्त बना और जिंदगी के मजे ले, मजे से। जाओ यहाँ से। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब साफ है, तू शादी से पहले ही बिगड़ी हुई थी, जो अभी तक सुधरी नहीं है, समझी? अरे राम राम राधा आंटी, राधे राधे। अरे चिंगारी जी, आइए आइए, आज कैसे याद आ गई हमारी? अरे बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा मैं आपसे मिलती चलूं। बैठो बैठो। और सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। कैसी आस्था बेटा, क्या बात है, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? चिंगारी दीदी, इसे फेसबुक पे ना ऑनलाइन रहने का बहुत शौक है। अरे दिन रात फोटो डालती है ये अपनी, सोशल मीडिया पे रानी बनना चाहती है, रानी। जब देखो चैटिंग चैटिंग चैटिंग। शादी हो गई और भगवान ने चाहा तो 1 साल बाद माँ भी बन जाएगी, लेकिन आदतें अभी शादी से पहले वाली नहीं गई हैं। मैं कुछ समझी नहीं राधा आंटी। दीदी यहाँ किस लिए आए थे और भूल गए? अरे पहलवान, वो काम अभी उतना जरूरी नहीं है, जरूरी फिलहाल मुझे ये लग रहा है। हाँ आगे बताइए आंटी। चिंगारी जी, जो औरतें शादीशुदा होकर भी ना फेसबुक पे कुआरी बन के चैटिंग करती हैं और इंस्टाग्राम पे जो कमर मटकाती रहती है ना, उनकी शादीशुदा जिंदगी ना ज्यादा नहीं चलती है। अगर मैंने सोशल मीडिया पे अपनी कोई फोटो अपलोड कर दी तो इसमें क्या हो गया? इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत है? किसी से मिलने थोड़ी गई मैं। आस्था बेटा, तुम तो बर्बादी के रास्ते पे जा रही हो, क्योंकि जो औरतें शादीशुदा होती है ना, शादीशुदा होने के बावजूद भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इनसे पे लगी रहती हैं, फोटो अपलोड करती हैं, वीडियो अपलोड करती हैं, डांस की रील्स डालती हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद होता है, लाइक और कमेंट का। और लाइक और कमेंट के पीछे जो मकसद छुपा होता है ना, वो होता है फ्रेंडशिप का। और जो शादीशुदा औरतें ये फ्रेंडशिप के चक्कर में पड़ जाती है ना, वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है बेटा, इस बात को याद रखना। चिंगारी जी, ये ना मुझे पढ़ा रही है कि सब लोग ऐसा ही करते हैं। ऐसा करने वालों के घर भी करते हैं। ये जो आजकल की लड़कियां और शादीशुदा औरतें हैं ना, उनको फेसबुक पे फोटो अपलोड करना है, इंस्टाग्राम पे डालना है, व्हाट्सएप पे डालना है, उसके पीछे पता मकसद क्या होता है? मकसद सिर्फ ये होता है बहुत सारे लाइक मिल जाए, कमेंट मिल जाए, शेयर मिल जाए। और ऐसे करने वाले हजारों लोग पड़े हैं, लेकिन उनको ये क्या पता कि उसके पीछे मकसद क्या होता है उन लोगों का? उनका सिर्फ मकसद ये होता है कि लड़कियों से किसी ना किसी तरीके से बातें की जाए, उनसे वीडियो कॉल किया जाए, उनको जिस्म को देखा, उनके साथ जिस्मानु ताल्लुकात रखे जाएं। जो शादीशुदा लड़कियां ना ये तारीफ के पुल पे चढ़ जाती है ना, उनकी शादीशुदा जिंदगी के पुल बहुत जल्दी टूटते हैं। और ये औरतें जितनी जल्दी समझ जाएंगी, उनका घर परिवार बच जाता है, नहीं तो जग जाहिर है सब। दीदी इसीलिए तलाक कराने वाले वकीलों के पास भीड़ लगती है। दीदी मैं तो आगे रात को सो जाता हूँ और ये रात भर फोन में लगी रहती है, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, कभी व्हाट्सएप। अरे रात भर चैटिंग करती रहती है, पता नहीं क्या करती है। आज मेरे को मम्मी ने बताया मेरे को। आस्था बेटा, पास्ट को अगर प्रेजेंट के रिश्तों के ऊपर रखने की कोशिश करोगी ना, तो ना पास्ट रहेगा और ना ही प्रेजेंट। अब फ्यूचर तो भूल ही जाओ। इंटरनेट ऐसा जाल है ना, अगर कोई इंसान उसमें फंस गया, जिंदगी भर कितनी भी लाख कोशिश कर ले, निकल नहीं पाता है, समझी? दीदी ये फोन लोगों को बहुत आगे तक ले जा रहा है, उतरना कहीं होता है, उतर कहीं जाते हैं। ठीक है मम्मी जी, अगर मेरे सोशल मीडिया चलाने से इतनी ही दिक्कतें हैं ना, तो ना ही मैं फेसबुक चलाऊंगी, ना ही इंस्टाग्राम और ना ही व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस अपलोड करूंगी। आज के बाद कुछ नहीं चलाऊंगी। मम्मी जी मुझे माफ कर दो प्लीज। तरुण, आई एम सॉरी। चिंगारी दी, सॉरी। आस्था बेटा, ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है ना, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चलाने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है लाइक और कमेंट के जाल में फंसने में। और तुझे पता है, इसके चक्कर में ना हर दूसरा घर डिस्टर्ब हो रखा है। ये सब चलाने से कोई मना नहीं कर रहा तुझे, लेकिन हाँ, कोई भी चीज अगर लिमिट में की जाए ना बेटा, रिश्ते संभल के चलते हैं। शादी हो गई तेरी, सब्जी, ध्यान रख इस बात। ठीक है, मैं आप सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा, जा बना के। साले, आज तू पकड़ा ही गया। बहुत शिकायतें सुन रही थी मैं तेरी। तू अपनी बीबी को मायके क्यों नहीं भेजता है? बोलना, तेरे सास ससुर तेरे माँ बाप जैसे नहीं है क्या? बोल।
दीदी मैं तुम्हें शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा, मैं अब से उसे छोड़ आऊंगा। आज शाम को तू अपनी बीबी को उसके मायके छोड़ के आएगा। और याद रखना, तेरे सास ससुर तेरे माँ बाप जैसे ही हैं बेटा। और आगे से मैंने कोई शिकायत सुन ली ना, बहुत मारूंगी तुझे, समझा? जी समझ गया दीदी, अब आगे कोई भी मौका नहीं दूंगा दीदी। शाम को उसे पहुंचा के मायके। जी दीदी जी, चलिए जी दीदी। अरे कहाँ मर गई आरती? ओ आरती! हाँ हाँ माँ जी, आप मंदिर से आ गए? वो बस थोड़ी सी आंख लग गई थी। तेरी ना आंख ही फोड़ दूंगी किसी दिन, ना ये आंख रहेगी ना लगेगी। कहाँ है तेरा गुलाम? वो ऑफिस गए हैं। ऑफिस गए? कान भर के गया होगा ना मेरे खिलाफ। और ये अखबार, इसे कोई नौकरा नहीं आएगी उठाने के लिए? नहीं, मैं उठा देती हूँ। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। चाय गई भाड़ में। ये बता, मेरे कपड़े धोए कि नहीं धोए? हाँ धो दिए और इस्त्री करके भी रख दिए। इस्त्री करके रख दिए? मंदिर से पैदल चल के आ रही हूँ, पैरों में दर्द हो रहा है, चल पैर दबा, अच्छे से दबाइयो। और देख, कान खोल के सुन ले, मैं औरों से ना अलग हूं। जब घर से बाहर जाती हूँ ना, तो अपने कान और आंखें घर में छोड़ के जाती हूँ। तो ना मेरे खिलाफ बोलने की ना कोई जरूरत मत करियो। और अपने गुलाम पति के साथ में ना मिलकर अगर तूने कोई षड्यंत्र रचा ना, तो देख लेना, बहुत टेढ़ी औरत हूं मैं। जी माँ जी। सुनिए, मेरा मायके जाने का बहुत मन कर रहा है। 3-4 दिन के लिए चली जाऊं? मायके? अरे कोई बात नहीं, कल चले जाना, बोलो तो मैं छोड़ाऊंगा। वो तो ठीक है, पर माँ जी से डर लगता है। अरे यार, माँ से डरने की क्या बात है, कल चलेंगे। पक्का ना? पक्का। पर जाऊं कैसे? मेरे पास तो जाने लायक ढंग के कपड़े ही नहीं है। अब कपड़े भी नहीं है? कोई बात नहीं, कल सुबह तुम्हें नए कपड़े दिला दूंगा, बस। पर पक्का प्लीज आप माँ जी से बात कर लोगे ना? उनको बोल देना सिर्फ 3-4 दिन के लिए जाना चाहती हूँ। अरे माँ से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी माँ है, वो थोड़ी गुस्से वाली तो है। समझी? कल चल देंगे घर, ठीक है? अच्छा, मेरे खिलाफ पंचायत बैठी हुई है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, सारी सैलरी चंद्रमुखी पे उड़ाई जा रही है। मैं भी देखती हूँ कैसे ये मायके जाती है। मेरा नाम भी ना शांति है, शांति। और शांति का मतलब अशांति। माँ जी चाय। तुझ में लाज शर्म है कि नहीं है? क्या हुआ मम्मी जी? ये पल्लू तेरे सर पर टिकता क्यों नहीं है? और एक बात बता, मैंने तुझसे क्या कहा था कि मेरे कान और आंखें ना तेरे ऊपर हैं। रात को तुम दोनों क्या पंचायत कर रहे थे? माँ, कभी तो शांति से रह लिया करो और हमें भी शांति से जीने दो। बेटा, भले ही मेरा नाम शांति है, ना शांति से रहती हूँ और ना किसी को शांति से रहने देती हूँ। हाँ तो ठीक है, फैलाओ शांति। माँ, आरती कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती है। जब तुम दोनों ने फैसला कर लिया है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? तू जो अपनी उड़न परी को आकाश में उड़ाने की कोशिश कर रहा है ना, एक दिन ना यही घर की इज्जत का झंडा ना आकाश में लहराती फिरेगी। इसके चाल चलन ना ठीक नहीं है। अरे माँ, कभी बोलने से पहले सोच तो लिया करो, किससे बोल रही हो, क्या बोल रही हो। जब देखो टर 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 करती रहती हो। अच्छा, तो अब तू सिखाएगा मुझे कि मुझे कैसे बोलना चाहिए? माँ, एक बात बताओ, आप आरती से इतना चिढ़ती क्यों है? आखिर उसकी गलती क्या है? वो भी तो आपकी बेटी जैसी है ना। इसकी गलती यह है कि उसने तुझे ना अपना गुलाम बना रखा है, उंगलियों के इशारे पे नचाती है वो। जा रही हूँ मैं इस घर से। अरे जिस घर में नौकरानी के बराबर भी इज्जत ना हो, उस घर में कौन बहू रहना चाहेगी? हाँ, जा यहाँ से, इस घर में तेरी कोई जरूरत नहीं है। माँ, पागल हो गई है क्या? हाँ हाँ, पागल हो गई हूँ। इस घर से तो 11,000 का चंदा लेके जाएंगे। लगता है गलत समय पे आ गया वो। नहीं नहीं चिंगारी जी, सही समय पे आई हो। बहू घर छोड़ के जा रही है, बधाई के गीत गा के जाना। क्या बात है बेटा, मामला कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। जी, इस घर में बहू नहीं बल्कि नौकरानी की जरूरत है। दीदी, सास बहू की खिचड़ी कभी क्यों नहीं पकती?
पहलवान बेटा, बिरबल की खिचड़ी तो पक सकती है, लेकिन ये सास बहू खिचड़ी पकना बहुत मुश्किल है। अरे बैठिए ना दीदी, बताइए कैसा ना हुआ। अरे मेरी छोड़ बेटा, ये बताइए घर में गर्मा गर्म सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? दीदी, मैंने बहुत कोशिश करी इस घर में जगह बनाने के लिए, माँ जी के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए, लेकिन ना घर में जगह बना पाई और ना माँ जी के दिल में। बस इसीलिए घर छोड़ कर जा रही हूँ। माँ जी, एक बात बताइएगा, आप भी कभी बहू बन के इस घर में आई थी ना? क्या आपकी सास ने आपके साथ ऐसे व्यवहार किया क्या जैसा आप अपनी बहू के साथ करती हैं? देखिए, झूठ मत बोलिएगा, सच बोलिएगा। आज के समय में ऐसा हो गया है ना, सास का नाम सुनते ही बहू के दिल दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता है, डरावनी सास। थर थर कांपती है बहुएं। हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर आप किसी की बेटी को बहू बना के अपने घर में लेके आएंगे ना, उसे दिन रात डांटेंगे, फटकारेंगे या फिर उसे नीचा दिखाएंगे, रुलाएंगी, आपकी खुद की अपनी बेटी ससुराल में ना सुखी नहीं रह पाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। मुझे ना ज्ञान मत दो, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। माँ जी, किसी की बेटी जब घर में बहू बन के आती है ना, तो बहुत सारे अरमान लेके आती है, बहुत सारे सपने सजा के आती है। वो ये सोचती है कि अपने अच्छे आचरण, अच्छे संस्कार से सास ससुर का दिल जीतूंगी, अपने पति की महारानी बन के रहूंगी। लेकिन होता क्या है, ससुराल में पहुंचते सब कुछ उल्टा हो जाता है। बहुओं के सपने टूट जाते हैं, अरमान बिखर जाते हैं। अरे मैंने मान लिया बहुओं से गलतियां हो जाती है, शुरू में क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बहुओं को इतना मजबूर कर दो कि सामान उठा के अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाए। एक बात याद रखिएगा, बहुएं होती है ना बगीचे कलियां होती है, जिन्हें सास ससुर के आशीर्वाद और प्यार की जरूरत पड़ती है। अगर वही सास ससुर आशीर्वाद अपना प्यार देते रहेंगे, यही कलियां खिलती है, पूरे घर को महका जाती हैं। याद रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा, जो आपने अपने बहू को दिया ना, वही आचरण, वही संस्कार, वही प्यार, वही दुलार, वही मार, वही गालियां आपको अपनी बेटी के ससुराल में भी मिलने वाला है। कर्मा इसी को बोलते हैं, वापसी इसी जन्म में मिलना है, तो सुधर जाइए, संभल जाइए। वो पहले का जमाना नहीं रहा कि आप सोचेंगे कि नहीं बहुएं घूंघट में रहे, बहुएं जींस टॉप ना पहने, बहू अपने पति के साथ नहीं। गया जमाना, समय के साथ बदलेंगी तो आपका परिवार चलता रहेगा। समय के साथ बदलाव नहीं करेंगी, आपका परिवार बिखर जाएगा, कोई जोड़ नहीं सकता है। इस बात को याद रखिए, आप समझिए। आप चिंगारी जी, मुझे माफ कर दीजिए, तुमने आके मेरी आंखें खोल दी। और बेटा, तू अपना घर छोड़ के जा रही थी। अरे मैं तेरी माँ हूं, क्या तुझे डांट नहीं सकती? हाँ? देख बेटा, ये माँ है और कहते हैं सास का ओहदा माँ से भी बड़ा ही समझ तू, क्योंकि माँ की डांट फटकार तो हर बेटियां सह लेती हैं, लेकिन सास की सही नहीं जाती। और माँ जी, बड़प्पन उसी में है कि आप सास नहीं माँ बन के रहें और इसे बहू नहीं बेटी बना के रखें, तभी घर परिवार चल सकता है। और थोड़ा सा मॉडर्न ख्यालात तो आप अपनाइए, आप पुराने जमाने को छोड़िए, ठीक है? ठीक है चिंगारी जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने हमारा घर बचाया। अरे बेटा, तू जोरू का गुलाम मत बन, माँ का दुलारा ही बन जा, ठीक है? चलिए मैं चलती हूँ, सलाऊंगी। अरे एक बात मुझे समझ नहीं आती थी, आजकल के समय में तुम जैसे लोग ऐसे तांत्रिक के चक्कर में कैसे फंस जाते हो कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत एहसास माँ बाप बनने का एहसास होता है। और इस चिंगारी किन्नर का आशीर्वाद ना तुम्हारे उस भगवान के आशीर्वाद से भी लड़ जाएगा, जो तुम लोगों के नसीब में नहीं होगा। क्या बात है बिमला, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? दीदी, आपको तो पता ही है हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं, पर बच्चा होने का सुख अब तक नहीं मिला। बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब किसी का बच्चा देखती हूँ तो मां ना बनने का अधूरापन मुझे भी सताता है। पर रवि का बाप बनने का दर्द इतना बढ़ता जा रहा है कि वो झूठे तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गए हैं। रवि तो काफी समझदार लड़का है, वो तांत्रिक के चक्कर में कैसे फंस गया? दीदी, औलाद की चाह कुछ भी करवा सकती है। मुझे भी लेके गए थे, मैंने सोचा एक बार देख लेते हैं। तू ये बता, तुम मुझसे क्या चाहती है? मैं आपसे बस इतना चाहती हूँ, आप किसी भी तरह इस रवि को इन चक्करों में पड़ने से रोको। अच्छा, मैं रवि को तो रोक सकती हूँ, लेकिन उसके बाप बनने की इच्छा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ऐसे केस में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना बेटा, तो अंधविश्वास का रास्ता अपनी खुद ही जगह बना लेता है। और इस बार अंधविश्वास का शिकार रवि हुआ। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा, आपने बहुत सारी सिद्धियां हासिल की, मुझे आपकी सिद्धियों पर कोई शक नहीं है,
परंतु वो मूर्ख विमला, उसको कौन समझाए? वो आप पर शक करती है। तू चला जा यहाँ से। वो होती कौन है मुझ पर शक करने वाली? ये उसके पिछले बुरे कर्मों का नतीजा है जो आज उसके सामने आ रहा है। हमें इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हम उसके पिछले जन्मों के पाप काट रहे हैं। अरे हमने इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां जंगलों में, हिमालय में बैठ करके प्राप्त की हैं। हम जो अब पूजा करने जा रहे हैं उससे तुझे बाप बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे जा और जाके समझा उस मूर्ख को कि वो हम पर शक ना करे, संदेह ना करे और इस पूजा में विघ्न न डाले। अरे मूर्ख, तुझे ज्ञात नहीं, हमने इस पूजा से बहुत सी सोनी गोद भरी है। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बच्चा, पैसों का इंतजाम हुआ? हो जाएगा बाबा। जल्द कर बच्चा, मैं अपने दिव्य शक्तियों से देख रहा हूँ तेरे घर में जल्द किलकारियां गूंजेंगी। बाबा, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। बाबा, ये आपसे क्षमा मांगने आई है। बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए। बस एक शंका थी जो इन्होंने दूर कर दी है। इन्होंने बताया कि आपने अपनी इस पूजा से न जाने कितनी सूनी कूदों को बच्चों से भर दिया है। ये सत्य है बच्चा, और तुम इस पूजा में जरा भी संदेह न करना। अब नहीं होगा। बाबा, बाबा मैं पैसे लाया हूँ, ये लीजिए। रवि रुक जाओ, पैसे अपने पास रख। चिंगारी दीदी प्लीज, ये हमारे घर का मामला है, आप इसमें दखल मत दो। चिंगारी घर के मामले में घुसती है, वरना बाहर के मामले में फोकस नहीं करती। मुझे पता है आप रंग में भंग डालने आई हो। रवि, इतना अंधविश्वास ठीक नहीं है। अब बाबा तूने क्या बोला था? ये सब पूजा पाठ करने के बाद ये विमला प्रेग्नेंट हो जाएगी? तुझ जैसे किन्नरों को हमें अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। मैंने तुझे 1 लाख रुपया भी देती हूँ, जरा इसकी गोद हरी भरी करके दिखा दे। पहलवान, कौन है ये? मैं ऐसे किसी कहने पे अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करूंगा। अरे जरा चेहरा तो देख ले। तुम? हाँ, ये इसकी पत्नी है और आज तक मां नहीं बन पाई। अरे तुम जैसे लोगों से पैसे हट के बाहर इलाज करवा रहा है इसका, जो खुद दर दर भटक रहा है, वो तुम लोगों को सही रास्ता क्या दिखाएगा? दर दर भटकने के बाद इसने एक ही रास्ता अपनाया है कि तुम जैसे भोले भाले लोग अपने चुंगल में कैसे फंसाना है और पैसे हटने हैं। अरे एक बात मुझे समझ नहीं आती थी, आजकल के समय में तुम जैसे लोग ऐसे तांत्रिक के चक्कर में कैसे फंस जाते हो? बोलो। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं बाप बनने के मोह में पागल हो गया था। मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत एहसास माँ बाप बनने का एहसास होता है। और देखना, अगर तुम दोनों की किस्मत में माँ बनना लिखा है ना, तो जरूर हासिल होगा। मैं चिंगारी किन्नर तुम दोनों का आशीर्वाद दे रही हूँ। देखना बहुत जल्दी तुम दोनों घर में किलकारी गूंजेगी और इस चिंगारी किन्नर का आशीर्वाद ना तुम्हारे उस भगवान के आशीर्वाद से भी लड़ जाएगा जो तुम लोगों के नसीब में नहीं होगा, समझे? और तू आज के बाद से अगर ऐसी हरकत किया ना, मैं भूल जाऊंगी। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद किसी की भावनाओं से नहीं खेलूंगा। छोड़ दो मुझे। पागल है क्या? ये क्या करने जा रहा तू? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे बस मरना है। तू वहां क्या है बताएगा जो मरने की बातें कर रहा है? अरे मेरी समस्या जानकर करोगे क्या? कोई सुलझा नहीं सकता मेरी समस्या। ऐसी कौन सी समस्या है जो चिंगारी सुलझा नहीं सकती? बता, हुआ क्या है? मेरी माँ और मेरी बीवी की आपस में बनती नहीं है। पहलवान, ये तो सास बहू की समस्या है, हर घर की कहानी है। बात बता, हुआ क्या है? लेकिन अब इस कहानी को बंद करना होगा, क्योंकि इस कहानी के आड़ में कितने आदमी रोज झुलसते हैं ये कोई नहीं जानता। कि आदमी शादी करके पत्नी को घर में इसलिए लाता है कि वो सास बहू में हो रहे झगड़े की परंपरा को चालू रखे? नहीं, बल्कि वो घर में इसलिए लाता है कि वो बूढ़े माँ बाप का सहारा बन सके, एक आदमी को पत्नी के रूप में एक सहारा मिल सके। क्योंकि शादी के बाद तो आदमी बेसहारा हो जाता है ना। अरे जब माँ की सुनो तो बीवी कहती है माँ का लाडला, और पत्नी की सुनो तो माँ का गुलाम, है ना? एक बात बता, ये सास बहू की छोटी छोटी नोक झोंक में मौत को गले कौन लगाता है? हैं? आप नहीं समझ रही हैं। ये छोटी छोटी नोक झोंक कब इंसान के अंदर अकेले बनकर बड़ा रूप ले लेती है ना, जो झेलता है उसे ही पता है। अरे ऑफिस जाओ तो वहां सुनो, घर पर आओ तो माँ की सुनो, रेस्ट करने के लिए रूम में जाओ तो बीवी की सुनो। अरे इंसान ने ढोलक समझ लिया है जो आए मन करे बजा जाता है। परिस्थितियों से लड़के जो इंसान निकल जाता है ना, असल में मर्द वही कहलाता है बेटा, समझा? और तूने बोला ना इस कहानी को खत्म करना होगा, हाँ खत्म करना होगा, लेकिन इस जिंदगी को नहीं।
ये आए दिन सास बहू की नोकझोंक को, उनकी लड़ाइयों को, उनके ड्रामों को, उनके फालतू फंड की हरकतों को, समझा? और ये सब तू ना मौत को गले लगा के नहीं कर सकता, जिंदा रह के कर सकता है। माँ और बीवी की ये छोटी छोटी शिकायतें हैं ना, आदमी के दिमाग पर हथौड़े की तरह लगती हैं। ये छोटी छोटी नोक झोंक के कारण आज मैं यहाँ पर जान देने चला आया, उसी का नतीजा है ये। तुम तीनों को अब समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे ना होने से उनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। अभी तुमने बोला ना कि इस कहानी को बंद करना होगा, तो ठीक वैसे ही आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को और समस्या में डाल देना है। अरे हर धर्म हर मजहब में लिखा है कि आत्महत्या एक गुनाह है। तुमने किसी बच्चे को सोते हुए देखा है? हाँ। पता है वो चैन से क्यों सो पाता है? क्योंकि उसे पता होता है कि कोई जाग रहा है उसके लिए। अरे तुम लोग मिलके उस बच्चे की नींद क्यों हड़पना चाहते हो? क्यों छीनना चाहते हो उसकी नींद को? ससुरा, जब से ये फोन आया है ना, सब बर्बाद हो गया है, सबको अलग अलग कर दिया है। पहले सब लोग एक साथ बैठा करते थे, कितना प्यार था, सब प्यार खा गया ये। अच्छा, और सासों का जो बहू पे ताने मारने का सिलसिला है वो तो सदियों से चला आ रहा है, और सारी सासों ने तो कस्में खा रखी है कि बहू का तो जीना हराम करके रखना है उन्होंने। तेरी जुबान ना बहुत चल रही है, तगड़ तगड़ चलाई जा रही है जुबान को। हाँ, कहाँ गया है तेरा खसम? हाँ, और इतनी रात को कहाँ भेजा था तूने? क्या लेने भेजा उसे? मैं क्यों भेजूंगी भला उन्हें कुछ लाने के लिए? आप ही ने भेजा होगा अपनी दवाइयों के लिए। सारा दिन तो उनसे काम करवाती रहती हैं, अपने इशारों पे नचवाती रहती हैं। कहने के लिए मेरा पति, लेकिन मेरी बात नहीं सुनता है। हाँ, कहने को मेरा बेटा है, पर है जोरू का गुलाम। अब काम धाम करेगी या निठल्ली बैठी रहेगी, बस फोन चलाती रहती है सारा दिन। सारे घर का काम मैं ही करती हूँ, कोई नौकरानी नहीं लगवा रखी है आपने। महारानी बना के नहीं बैठा रखा है मेरे को इस घर में नौकरानी बन के घूमती हूँ मैं। हाँ हाँ, सब ठीक है, पूछ अपने खसम को कब आ रहा है। जीना आराम कर रखा है, बातें बनवा लो बस। नहीं आएगा वो। चिंगारी जी, आप ही क्या कह रही हैं? वही जो तुम दोनों ने सुना है अभी। पर वो क्यों नहीं आएंगे? मर गया वो, तुम दोनों ने मिलके मारा उसे। ये क्या बोल रही हैं आप? एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? सही कहा तुमने, एक माँ अपने बच्चों को कैसे मार सकती है? एक बीवी अपना सुहाग कैसे उजाड़ सकती है? अरे सास बहू का रिश्ता तो माँ बेटी के रिश्ते जैसा होता है, लेकिन ये सास बहू का रिश्ता है ना, किसी की भी बलि चढ़ा सकता है। तुम दोनों से तंग आके उसने नदी में छलांग लगा दी, मर गया वो। लाश तो नहीं मिली, लेकिन ये लेटर जरूर मिला है। मैं आप लोगों की रोज रोज लड़ाई से थक अब मुझसे ये सब सहन नहीं होता है। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि आप दोनों की लड़ाई खत्म हो जाए, लेकिन आप दोनों को मेरी परवाह ही नहीं है। इसलिए मैं जा रहा हूं आप लोगों की जिंदगी से दूर। आप लोग लड़ते रहिए और खुश रहिए। हमने क्या कर दिया? हमने कभी उसके मन की कुछ भी नहीं सुनी, लड़ते ही रहे। आज ये सारी गलती मेरी है। मैं हमेशा उनको किसी ना किसी चीज में ब्लेम करती रहती, कभी मैंने समझा ही नहीं।
कहाँ चला गया तू? एक आवाज पे दौड़ा चला आता था। आज तुझे अपनी माँ के आंसू भी नहीं दिख रहे। माँ जी, दवाई खा लीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। क्या करना है दवाई खा के? जिसका बेटा चला गया वो जी के क्या करेगी? आज ही आपकी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती मेरी है। मेरी वजह से आज विजय हमारे साथ नहीं है। मैं पता नहीं क्यों आपको हमेशा उनसे अलग करना चाहती थी, हमेशा चाहती थी कि वो मेरे साथ रहे, पर मैं ये कैसे भूल गई थी कि मैं भी तो एक माँ हूं ना। एक माँ को उसके बेटे से अलग करना चाहती थी। देखो देखो क्या हुआ आज। विजय हम दोनों को छोड़ के चले गए, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। आज जब मैंने चिंटू को जन्म दिया था ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों बिच्छू ने एक साथ डंक मार दिया। और वैसा ही दर्द तो आपको भी महसूस हुआ होगा ना, जब आपने विजय को जन्म दिया था। मैं कैसे भूल गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई, सिर्फ अपना स्वार्थ चाहती थी मैं। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा, जो ये प्यार देखना चाहता था वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। अब सब इन बातों को क्या फायदा? मेरा बेटा तो लौट के नहीं आएगा ना। अब बताओ, ये जो तुम देख रहे हो ना, अंदर जाके इन दोनों के चेहरे पे खुशी ला सकते हैं। और भाई, अगर ये मंजर तुम्हारी आत्मा देख रही होती, तुम्हारी भटकती हुई आत्मा, क्या कर पाती? कुछ नहीं, सिर्फ बेबस खड़े होके देख रही होती, घूर रही होती, निहार रही होती, अपनी आत्मा को कचोट रही होती। समझे? अपने भटकती हुई आत्मा को भटकाने से पहले ना अपने मन पे कंट्रोल करना सीखो। समझे? जाओ अंदर जाओ। कहाँ चले गए थे आप? चिंगारी जी, आपने तो कहा था कि हाँ, नाटक किया था मैंने, और जानबूझ के नाटक किया था, लेकिन ये सचमुच मरने जा रहा था। अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचती ना, तो एक खत्म कर चुका होता अपने आप को। आप दोनों की आंखें खोलना चाहती थी मैं, और बताना चाहती थी आपको कि आप दोनों की नोक-झोंक घर में कलेश की वजह से ना ये परेशान हो चुका अपनी जिंदगी से, अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए निकल चुका था ये। और मैं इसे भी एहसास दिलाना चाहती थी कि तेरे ना होने के बाद तेरी माँ और तेरी बीवी का क्या हाल होगा, और इसके ना होने के बाद आप दोनों का क्या हाल होगा। बेटा, आज के बाद हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे। इसने अपनी सारी गलती मान ली है। पर माँ जी, माफी तो आपने मांगी थी ना कि अब आपसे नहीं लड़ेंगी मुझसे। बेटा, तूने अपनी गलती मानी है ना। देखिए माँ जी, विजय के सामने झूठ मत बोलिए। बेटा, हमारे शरीर में ना एक छोटा सा दिल होता है, और जब ये धक धक करता है ना, इससे यही पता चलता है कि इंसान अभी भी जिंदा है। तो रिश्ते भी हमारे उसी तरीके से होते हैं।
इससे छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है ना, इससे पता चलता है कि हमारे रिश्ते अभी भी बरकरार हैं, दिल के शोर की तरह धक 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 धक। खुश रहे। चिंगारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा लौटा दिया, हमारी आंखें खोल दी। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि आज के बाद से ना ये घर में जो आप लोग नौटंकी, ड्रामे, कलेश, जो भी आपकी भाषा में बोला जाता हो वो करते हैं ना, वो बंद कर दीजिए। आप लोग अपनी बातों को लेके ना अपने बच्चे बोझ मत डालिए, क्योंकि जब बाहर इंसान निकलता है ना, हजारों लाखों टेंशनें होती हैं, घर परिवार चलाने की, अपने सपनों को पूरा करने की, अपनी माँ के दवाई की, अपनी बीवी के खर्चे की हजारों टेंशन होती है। और कभी सोचिएगा, बैठ के सोचिएगा आप लोग, एक्चुअल में सच में मुद्दे होते हैं क्या सास बहू के बीच में लड़ाई करने के लिए? मुद्दा कोई नहीं होता, बस मुद्दे को हवा दी जाती है, हवा। अब हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे चिंगारी जी। धन्यवाद। चल पहलवान। जब राधा को नौकरी नहीं करने दे रहा था कि छोटी सोच वाला है और तो आदमी को तो कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, तो फिर अब क्या हुआ? आपकी बेटी तो अब नौकरी करती है ना, तो कंधे से कंधा मिला के चलने वाली मजबूर लाचार कहाँ से हो गई? आप जैसे लोग ना आदमी कंडीशन देख के अपने विचार को बदलते हैं, ऐसी दोहरी मानसिकता क्यों? चिंगारी दीदी आप? हाँ, मैं गलत समय पे आ गई क्या मैं? नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मम्मी आने वाली थी तो मुझे लगा मम्मी ही होंगी। अच्छा, वैसे बहुत टाइम हो गया मुझे उनसे मिले हुए, मिल के जाती हूँ। और वैसे कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत ठीक हूँ। कैसी है चिंगारी जी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? बस बढ़िया। और काम वगैरह कैसे चल रहा है? बस तलाश जारी है। लगता है मम्मी आई है, मैं देखती हूँ। अरे बड़े बड़े लोग आए हुए हैं यहाँ पर। बस बस, फॉर्मेलिटीज रहने दो, इज्जत दिल में होनी चाहिए। माँ, मैं भी आराध्या को भाई यही समझा रहा था कि इज्जत तो दिल में होनी चाहिए ना। अच्छा चलिए ना, बैठिए आप। नमस्ते चिंगारी जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। अच्छा आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे बैठ ना, कितना काम करेगी? सारा दिन काम करती रहती है, आराम भी कर लिया कर। ऑफिस में भी करती है, घर का भी करेगी। चाय प्रतीक बना के ले आएगा ना? माँ क्या बोल रही हो? मैं बना के लाती हूँ ना चाय, आप भी ना। और तुम्हारी जॉब का क्या रहा, मिली कि नहीं, या बस ऐसे ही? चिंगारी जी, अगर किसी को बर्बाद करना हो ना, तो ना 10,000 वाले को 50,000 की नौकरी लगवा देनी चाहिए और कुछ टाइम के बाद उसे हटा देना चाहिए। ना उसे 50,000 की नौकरी मिलेगी, ना वो 10,000 की कर पाएगा। हो गया ना बर्बाद। अरेंज मैरिज है ना, शादी तो आप ही ने सब देख सुना करवाई है ना? हाँ, भाग फूट गए थे हमारे। आपको वो दिन याद है जब आपने मुझे बुलाया था घर पर? क्यों? चिंगारी जी, समझाओ ना इसे, इस छोटी सोच वाले इंसान को। आज जमाना कहां से कहां पहुंच गया है। प्रतीक, तुम्हारी माँ सच बोल रही है, और वैसे भी आराध्या जॉब कर लेगी तो इसमें हर्ज क्या है? चिंगारी जी, मैं नहीं चाहता हूँ कि आराध्या जॉब करे। अरे औरतें कंधे से कंधा मिला के मर्दों के साथ काम कर रही हैं, और ये इंसान किसी धकियानुसी बातें कर रहा है। अरे जब घर की औरतें बाहर काम करने निकलेंगी ना, तो आप जैसे लोग मर्द को तब भी जीने नहीं देंगे। प्रतीक, समाज की सोचोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अरे तुम दोनों एक दूसरे का हाथ थाम के एक दूसरे की मदद करो ना, तुम दोनों का भविष्य उज्जवल होगा। और वैसे भी आराध्या के जॉब करने से घर परिवार अच्छा चल रहा है, तो इसमें बुरा क्या है? बात मानो मेरी, जॉब करने दो उसको, ठीक है? ठीक है चिंगारी जी। हाँ तो ठीक था ना, नहीं तो आज भूखे मर रहे होते। प्रतीक ने एक बात सच बोली थी कि आप जैसे लोग इसे जीने नहीं देंगे। अरे मैं जब से आई हूं तब से देख रही हूँ आप इसे ताना मारे जा रही है, नीचा दिखाई जा रही हैं। आप ही थी ना जब आप बोल रही थी, जब प्रतीक ने मना किया था कि आराध्या को काम नहीं करने दूंगा, जॉब नहीं करने दूंगा, आप ही भाषण दे रही थी। जब आराध्या को नौकरी नहीं करने दे रहा था कि छोटी सोच वाला है और तो आदमी को तो कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, तो फिर अब क्या हुआ?
आपकी बेटी तो नौकरी करती है ना, तो एक कंधे से कंधा मिला के चलने वाली मजबूर लाचार कहाँ से हो गई? अभी तक तो तीन नौकरी करता था, वही घर चलाता था ना। अब आपकी बेटी काम करे तो दिक्कत क्या हो रही है? आप जैसे लोग ना आदमी कंडीशन देख के अपने विचार को बदलते हैं, ऐसी दोहरी मानसिकता क्यों? बताइए। तो सासू माँ, एक बात का जवाब मैं भी देना चाहूंगा आपको। अभी आपने बोला था ना कि 10,000 के बंदे को कोई 50,000 की नौकरी क्यों देगा? मैं 50,000 का ही बंदा हूँ, और 50,000 की सैलरी का वेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बीवी मेरे कंधे से कंधा मिला के चल रही है। अगर ये नौकरी नहीं करती ना तो 10,000 क्या, मैं 5,000 की नौकरी भी कर लेता। हाँ, मैं तब गलत था जब मैंने इसे नौकरी करने के लिए मना किया, लेकिन चिंगारी दीदी ने उस दिन मेरी आंखें खोल दी थी। और आजा बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। जब एक औरत काम करती है और आदमी घर बैठा रहता है ना, तो आदमी के अंदर एक हीन भावना आ जाती है। उसे लगता है कि मैं अपने बीवी के टुकड़ों को पल रहा हूँ, और बुरा जब लगता है जब समाज आके उसे ताना देता है, वो चोट और गहरी हो जाती है। बेटा, जब पति काम करता है ना, तो वो 500 रुपए में भी अपने घर परिवार चला सकता है। 5,000, 5 लाख, 5 करोड़, हमेशा क्या होता है ना, सोचता है कि अपनी बीवी को सारी सुख सुविधाएं दे। लेकिन जब एक औरत कमाती है ना, चाहे वो 5 लाख क्यों ना कमाए, तो उसके लिए हीन भावना पैदा करी देगी। और हमेशा एक बात याद रखना। और सासू माँ, एक बात बताइए, ये नौकरी नहीं करता ना, कम से कम बाकी आदमियों की तरह आपकी बेटी के ऊपर कोई अत्याचार तो नहीं कर रहा ना है? अगर आप बुराइयां ढूंढने स्टार्ट करेंगे ना, तो लाखों बुराइयां मिलेंगी। अच्छाई तो सिर्फ एक ही काफी है। ये मान लीजिए, ये दामाद लाखों में एक है, समझी? चिंगारी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बुराई ढूंढने जाओ तो 1000 बुराई मिल जाएगी, अच्छाई एक ही काफी है। बेटा, मुझे माफ कर देना। और हाँ, फंक्शन में तुम भी इनवाइट हो, तो तुम दोनों ना साथ आना, ठीक है? चिंगारी दीदी, थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहे। और हाँ, जो बात मैं तुम्हें बतानी आई थी, वो तो बताना ही भूल गई। मैंने तुम्हारी एक नौकरी के लिए बात की है। 2 दिन बाद तुम्हारी ज्वाइनिंग है, और सैलरी शायद लाखों में हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिंगारी दीदी। खुश रहे। तो कहने का नाम जिंदगी है, लेकिन जीने के लिए हमें कदम कदम पे मरना पड़ता है। मैं राहुल बोल रहा हूँ। राहुल कौन? वही जिसे आपने अपना नंबर दिया था। आप एक बार सड़क पर बेहोश पड़ी हुई थी। पी लो, पानी पी लो, आप पानी पी। अब ठीक हो? आप आराम से जाना घर पे, ठीक है? रिलैक्स करो। सुनो, मेरा नंबर लेते जाओ। मैं आपका नंबर लेकर क्या करूंगा? तुमने जो इंसानियत दिखाई है ना, उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। और रही बात मेरा नंबर लेके क्या करोगे, तो कहने का नाम जिंदगी है, पर कदम कदम पे खुद को मारना पड़ता है, खुद को जीने के लिए। ले लो नंबर। चिंगारी, शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ हाँ, पहचान लिया। कैसे याद आ गई तुम्हें मेरी आज? याद है आपको, आपने कहा था जीने के लिए कदम कदम पर मरना पड़ेगा। हाँ, तो तुम क्या मार रहे हो? अस्तित्व। मैं अपने अस्तित्व को खत्म करना चाहता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या मिलेंगी आप? हाँ। थैंक यू। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बोल रहे हो तुम? मुझे अपना परिवार चलाने के लिए और कोई रास्ता नहीं दिखता। प्लीज
प्लीज मुझे करने दो ये काम। किन्नर बनकर हैं? इतना आसान नहीं है ये सब। तुम्हें पता है जब हम किन्नर लोग मरते हैं ना तो हमें जूते चप्पलों से मारते हुए शमशान घाट ले जाया जाता है ताकि दोबारा इस योनि में जन्म ना ले। और तू जानबूझ के इस आग में कूदना चाहता है, इस दलदल में फंसना चाहता है। दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी, सोच लेना इस बात को। जीने तो अब भी नहीं दे रही है। एक मर्द होके परिवार नहीं चला पा रहा हूं। नामर्दी का खिताब तो पहले से दे रखा है। क्या फर्क पड़ता है, एक लिबास ही तो पहनना है। ये लिबास पहनना इतना आसान नहीं है बेटा। जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, कोई छक्का, कोई हिजड़ा, कोई छमिया, कोई ताली बजाने वाला बोलता है तो ऐसे लगता है कि हमारी जिंदगी एक मजाक बन के रह गई है। अरे बाहर से तन मर्द का और अंदर से मन औरत का। जब लोग हमें नफरत भरी निगाहों से देखते हैं ना तो वो मंजर तो तुमने देखा भी नहीं होगा। इसलिए मत कर ये सब, झेल नहीं पाएगा तू। और तुझे जितने पैसे की जरूरत है ना मैं मदद करूंगी जब तक तेरी नौकरी नहीं लग जाती। और जब तेरी नौकरी लग जाए तो तू मुझे उधार वापस कर देना। उधार और भीख में सिर्फ इतना ही फर्क होता है, जो लौटा दिया जाए वो उधार, जो ना लौटाया जाए वो भीख। और ये दूर दूर तक नहीं लगता कि मैं वापस कर पाऊंगा। फिर ये भी तो एक भीख हुआ ना। अपना परिवार चलाने के लिए मैंने लोगों को देखा है औरतों को कपड़े उतारते हुए। पहला इंसान देख रही हूं जो अपना परिवार चलाने के लिए खुद औरतों को कपड़े पहनना चाहता है। पर जब ये दुनिया तुम्हारी इज्जत के कपड़े फाड़ेगी तो तुम्हारी हालत किन्नर से भी बदतर होगी, किन्नर से भी बदतर। जिस किरदार का रूप लेकर तुम इतना रो रहे हो, सोचो हमारे दिल पे क्या बीतती होगी, हमें कैसा लगता होगा। हमने तो इस किरदार में जन्म लिया है। दीदी क्या सोच रही हो आप? इस आदमी ने मुझे एक धर्म संकट में डाल दिया यार। कैसा धर्म संकट दीदी? पहलवान, जिन चीजों के मैं खिलाफ हूं ना वही मुझे करना पड़ रहा है। ये जो रेड लाइट पर नकली किन्नर घूम के जो लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं ना उनके खिलाफ लड़ती हूँ, लेकिन मैं उसको मना नहीं कर पा रही। क्यों नहीं दीदी मना किया उसको? पहलवान, चिंगारी के सामने ऐसी स्थिति आ गई है ना कि अगर एक तरफ रुई हो दूसरी तरफ भूसा, और चिंगारी जिसको भी हाथ लगाएगी उसमें आग लग जाएगी। ऐसी स्थिति हो गई है मेरी। दीदी सीधे सीधे बात करो ना, क्या रुई क्या भूसा, और मेरे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ। ये उम्र के इस पड़ाव में है जहां पे उसे काम मिलना इतना आसान नहीं है, और बिना पैसों के या तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा या तो अपने बीवी बच्चों के, और ये गुनाह मैं अपने सिर पे नहीं लेना चाहती। और अगर मैं उसे हाँ बोलती हूँ ना तो बेरोजगार जो लोग सड़कों पे घूम रहे हैं ना उन्हें किन्नर का चोला पहन के लोगों से भीख मांगने की आदत लग जाएगी, और ये दोष भी मैं अपने सिर पे नहीं लूंगी। मैंने उसकी आंखों में लाचारी और बेबसी देखी है, और वही लाचारी बेबसी उसके बीवी बच्चों की आंखों में भी देखा मैंने। दीदी इसका मतलब उसके घर गई थी? नहीं, घर नहीं गई थी, बाजार में मिली थी मैं उससे। बेटा ऐसे उदास नहीं होते, मैंने बोला ना मैं दिला दूंगी, क्यों टेंशन लेता है? अरे विशु, विशु मेरी बात तो सुन बेटा, क्यों जिद करता है? विशु, विशु बेटा मेरी बात तो सुन। बेटा ऐसे जिद नहीं करते हैं, मैंने बोला ना मैं तुझे कपड़े दिला दूंगी। पापा का नाम लेकर कब तक बेवकूफ बनाओगे? अब 1 साल से यही बोल रहे हो। बेटा इस बार पक्का बोल दूंगी, और इस बार पक्का तेरे कपड़े भी आ जाएंगे, ठीक है? रुक, मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। पापा को फोन करने से क्या फायदा होगा? कौन सा मुझे दिला देंगे? हेलो, कब तक बच्चे के सामने मेरा मजाक बनवाते रहेंगे? अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है कि मैंने आपसे शादी क्यों की। बस मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ, बस 2 मिनट, तुम वेट करो, मैं पहुँच रहा हूँ।
आ रहे हैं पापा। अब तो मैं आ ही गया, नाराज क्यों हो रहा है? आने से भी क्या होगा? अब हर बार की तरह मार्केट ले जाओगे और झूठ बोलोगे, ये दिलाऊंगा वो दिलाऊंगा, और फिर घर ले जाओगे। अब ऐसा नहीं होगा, तू जो बोलेगा वो खिलाऊंगा, ठीक है? आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? नौकरी लगी मेरी और एडवांस भी मिला है, और अभी मैं ट्रायल पे हूँ, बहुत जल्दी परमानेंट हो जाऊंगा, टेंशन ना लो। ये तो बहुत खुशी की बात है। देखा, मैं नहीं कहती थी, भगवान एक दिन हमारी जरूर सुनेगा। और सुन लिया उन्होंने। चलो चलते हैं। चलते हैं। चल। अब तो खुश हो बेटी? हाँ पापा, बहुत खुश हूँ। बेटा थैंक यू बोलो पापा को। थैंक यू पापा। आई लव यू बेटा। हाँ। टेंशन नहीं लेना, अब सब ठीक हो जाएगा, कल फिर शॉपिंग कराऊंगा। चलो। देखा दीदी, आपसे वो झूठ बोल रहा था, जब नौकरी नहीं थी पैसा कहाँ से आ गया उसके पास? मैंने दिए थे पैसे और मैंने ही बोला था ऐसे बोलने के लिए, और मैं खुद उस परिवार को अपनी आंखों से देखना चाहती थी, लेकिन पहलवान मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बहुत परेशान हो गई हूं। सच में दीदी, ऐसी परेशानी आपके सामने कभी नहीं आई है। अच्छा ये बता, राहुल आ गया? हाँ दीदी, वो तैयार हो रहा है। अच्छा सुन, मैं तुझे एक काम बता रही हूँ, और जैसे ऐसा बोलूँ ना वैसे ही करना है तुझे। ठीक है दीदी, मैं समझ गया। जिस किरदार का रूप लेके तुम इतना रो रहे हो, हमारे बारे में सोचो, हमारे दिल पे क्या बीतती होगी। हमने तो इस किरदार में जन्म लिया है। देखो, दुनिया की निगाहें कभी हमें हीन भावना से देखती है, तो कभी हमारे ऊपर हंसती है, तो कभी हमें देख के हमारा मजाक उड़ाती है। अरे तुम्हारे पास तो अपना दर्द बयां करने के लिए आंसू होते हैं, लेकिन हमारे पास तो वो भी नहीं होता। अरे हम अपने दर्द को अपने हंसी ठहाकों से निकालते हैं, और ये दुनिया वाले ये सोचते हैं कि हम बहुत खुश हैं, सारी खुशियां हमारी जिंदगी में, लेकिन हमारी खुशियों के पीछे का दर्द ये दुनिया समझ नहीं पाती। ये दोहरी मानसिकता वाली दुनिया हमें शगुन के कामों में तो अपना लेती है, लेकिन बाहरी मेल मिलाप और लोगों से बातचीत ये इनको बर्दाश्त नहीं हो पाता। अरे जब ये समाज वालों ने मुझे नहीं अपनाया, तो तुम क्या सोच रहे हो? ये किन्नर का चोला पहन लोगे तो बर्दाश्त कर पाओगे समाज को? कभी नहीं। अरे समाज वालों की तो छोड़ो, ये तुम्हारे यार दोस्त मित्र परिवार वाले, वो कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और तुम्हें पता है, तुम भले उनके लिए कमाओगे, उन्हें खिलाओगे, लेकिन वो भी हराम की कमाई लगेगी। अभी भी वक्त है, मान जाओ। नहीं दीदी नहीं, कल जब मैं अपने परिवार की आंखों में वो खुशी देखा, वो देखने के लिए मैं तरस गया था दीदी, मैं तरस गया था। मुझे मत रोको दीदी, मुझे मत रोको, मुझे मत रोको दीदी। इन खुशियों को मैंने आंसुओं और दुखों का सैलाब बनते बहुत देखा है। अभी भी वक्त है, मान जा तू, मान जा। दीदी मुझे मत रोको दीदी, मुझे मत रोको, मुझे मत रोको दीदी। ठीक है, अगर तूने ठान लिया है ना
तो जी मेरी जिंदगी। हम किन्नरों की जिंदगी क्या होती है ना बेटा, तुझे 2 दिन में समझ आ जाएगा। और तू खुद ये चोला उतार के फेंक जाएगा। ये बात को तू गांठ बांध के रख लेना। तब देखेंगे। दीदी दीदी दीदी। अरे दीदी आप, और ये किसे ले आया हो? अरे ये नासपीटा पूरी रात मेरे गेट पे रो रहा था। और तुझे पता है ना, मेरा कोई ठिकाना तो है नहीं, कभी मैं यहाँ हूँ कभी कहाँ हूँ, तो मैं तो इसको पाल नहीं पाऊंगी। मैं सोच रही थी कि तुम लोग पाल लो इसको, तुम लोग का मन भी लगा रहेगा और सबसे बड़ी बात तो भाव का दिल लगा रहेगा इससे। बिल्कुल सही कह रही हो दीदी आप। और वैसे भी ना रेखा को कुत्ते बहुत पसंद है। मैं पाल लूंगा इसे। कितना प्यारा है। अच्छे से ख्याल रखियो इसका। हाँ दीदी। ठीक है ना? हाँ। चल मैं चलती हूँ, कहीं जाना भी है काम से। ठीक है। थैंक यू दीदी। अरे थैंक यू क्या बात है, बस इसका ध्यान रखियो तो। ठीक है। चल ठीक है। रेखा रेखा स्माइल। चलो मीनू। हेलो। हाँ यहाँ कैसे, क्या हो रहा है यहाँ पर? दीदी कुछ नहीं, बस पिकनिक मनाने आए हो क्या? हैं? और ये फावड़ा कैसे? वो पौधा ढूंढ रही थी दवाई के लिए। अच्छा मुझे बता देते, मैं ऑनलाइन मंगा देती। राजेश मैं ऑनलाइन मंगा लूंगी। हाँ। चलो चल। हाँ क्या हुआ, कैसे उदास बैठे हो? मिल गया पौधा? हाँ? देखो ऐसे मुंह बना के बैठने से कुछ नहीं होगा, सब पता है मुझे। उस कुत्ते को दफनाने गए थे ना, उस जानवर को। जानवर नहीं है वो, मेरा बेटा है, वो हमारा फैमिली मेंबर था। अच्छा जान था वो। एक कुत्ते से इतना लगाव हो गया, और जो तुम्हारे पापा तुम दोनों को कितनी बार समझा चुके हैं कि किसी बच्ची को अडॉप्ट कर लो, वो भी तुम लोगों की अपनी बन के रहेगी, तो तुम लोग क्या बोलते थे? पापा आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात? एक्चुअली हम लोग फैमिली प्लान कर रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया, करनी भी चाहिए। लेकिन पापा मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने बोला कि ये मां नहीं बन सकती। क्या? क्यों? क्या प्रॉब्लम क्या है? कौन सा डॉक्टर है ये? सेक्टर 62 वाला एम कुमार। नहीं, नथिंग डूइंग। बेटा तू घबरा रही, हम सेकंड ओपिनियन लेंगे, थर्ड ओपिनियन लेंगे, क्या ये कोई तरीका थोड़ा है? पापा मैं शहर के टॉप 10 डॉक्टरों के पास जा चुका हूँ, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अरे कुछ तो पॉसिबिलिटी होगी भाई। पापा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बिटिया देख, पहली बात तो ये है कि तुम लोगों को उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी देख सकता हूँ, तुम्हें पता है, तुम लोगों को उदास नहीं देख सकता हूँ भाई। एक आइडिया है मेरे माइंड में, अगर तुम लोग मानो तो बोलूं? हाँ पापा बोलिए ना। मेरा दिल है कि हम क्यों ना किसी गरीब की एक नवजात बच्ची गोद ले लें।
देखो देखो वो क्या है ना, एक तो आजकल भी, आज के टाइम पे भी कितने ही जाने लोग हैं ऐसे जो बच्चियों को, बेटियों को बोझ मानते हैं। तो एक तो किसी गरीब का बोझ हम बांट लेंगे भाई, है ना, और दूसरा वैसे ही इतने बच्चे हमारे देश में पैदा हो गए, इतनी पॉपुलेशन है, तो इसी बहाने हम शायद हो सकता है देश की कुछ सेवा कर सके, है ना। और घर में आएगी बिटिया तो लक्ष्मी आएगी भाई। पर पापा, घर का बच्चा घर का ही होता है। एक मिनट बेटा, वो कहने को तो दूसरे का है ना, नवजात बच्चा ले रहे हैं हम, वो हमारे घर में आएगी बिटिया, छोटी सी बिटिया, तो उसका धर्म क्या, वो तो हमारा ही धर्म उसका धर्म है, और फिर वो दूसरे की काम, वो तो हमारी हो जाएगी ना बेटा। पापा, अपना खून अपना होता है, तो घर के बच्चे से हम कैसे प्यार कर पाएंगे, लगाव कैसे होगा? कैसे प्यार हो सकता है, कैसे ये नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब ये मेरी बिटिया, ये देखो, ए बच्ची, है कोई खून का रिश्ता तेरा मेरा? पर मैं चीख मारता हूं तो तू तड़प जाती है, और तू 5 मिनट लेट हो जा ऑफिस से तो मैं कैसे तड़पता हूं। अभी 4 साल नहीं हुए तुम्हारी शादी, ऐसे ही वो नवजात, अरे क्या, ये दिल का लगाव है बेटे, ये हमारी सोच है। देखो भाई, ऐसा है, मैं तो सिर्फ सलाह दे सकता हूं। अब तुम लोग पढ़े लिखे हो, सेल्फ रिलायंट हो, जो डिसीजन लेना चाहो बेटे, तुम्हारी इच्छा है। सोच के बताएंगे पापा। हाँ चिंगारी, बताओ, जवाब दो। मेरी बात सुनो, किसी बच्ची को अडॉप्ट कर लोगे ना, उसका भी घर परिवार खुश हो जाएगा, क्योंकि वही इंसान होगा जो अपनी बच्ची को नहीं पाल पाएगा ना, वही किसी अनाथ आश्रम में छोड़ गया होगा, और तुम लोगों से परवरिश दोगे ना, अपने पास से लेके आओगे, वो तुम्हारी अपनी बन के रहेगी। तुम लोग को माँ बाप कहने का सुख देगी वो, तुम लोग उसके लिए जीना शुरू कर दोगे। अब वो भाऊ, उसका भी मन लगेगा, बुढ़ापे का सहारा हो जाएगी वो। लेकिन तुम लोगों को ये बात तो समझ नहीं आती। क्या है, अगर तुम दोनों में कमियां हैं, अगर तू मां नहीं बन सकती तो क्या बच्चे का सुख नहीं ले सकती क्या तू? क्या एक ही तरीका है क्या? वो भी तो किसी की बच्ची होगी ना, और नवजात बच्ची की बात चल रही है। 2-4 दिन की किसी बच्ची को अडॉप्ट कर लो, क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है क्या? जब एक कुत्ते से लगाव हो सकता है ना, तो वो तो इंसान की बच्ची होगी बेटा, उससे ज्यादा लगाव हो जाएगा। हाँ, कहां चला? अभी बात तुझे समझ नहीं आ रही क्या? चलिए दीदी। कहां चलूं? आप मुझे गाइड करिए, हम बच्चे अडॉप्ट करेंगे। पापा नहीं है यहाँ पे, मैं उनको सरप्राइज दूंगा। ये तूने बात बहुत अच्छी बोली, बहुत सही फैसला लिया तूने। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। ये कहावत सही करके तू दिखाएगा, समझा? चल चल। भाऊ ठीक बोलता है कि चिंगारी, ये दुनिया नंगी नहीं है, नजरें नंगी है, नजरें। आ गए आप? लाइक
क्या हो गया? तकलीफ ज्यादा है क्या? कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ मत, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। उठा साला, क्या क्या समझा था मैंने उसे, बाप के समान समझा था। मुझे चिंगारी दीदी बोलता था मैं से। ये लो पानी पियो। तो नहीं चाहिए था। अरे पी लो पानी। सुनो, चोट में दर्द ज्यादा है तो किसी दूसरे डॉक्टर को बुला दूं? जो चोट आज लगी ना मुझे, उसे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। दूसरी चोट लग गई है क्या? अरे नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं है मोहल्ले में कैसे कैसी बातें चल रही है। बातें चल रही? मैं कुछ समझी नहीं। सब लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं, पर अभी वो रवि मिला था मुझे, उसने बताया कि वो जो हम जिसे दीदी दीदी बोलते हैं ना, चिंगारी, उसके मुंह से एक एक निकला शब्द ना आशीर्वाद की तरह समझता था मैं, और वो ऐसी निकलेगी मैंने सोचा भी नहीं था। और ये अंकल, पड़ोसी अंकल, अपने बाप के समान समझा था मैंने उन्हें, और दोनों के बीच शायद कुछ गलतफहमी हुई हो, ऐसा ना हो? गलतफहमी नहीं है, सब लोग मोहल्ले में बात कर रहे हैं। आज के बाद दरवाजा खुला मत रखना, कभी अंदर मत बुलाना उन्हें, समझी? और हाँ, छोटू को कभी भी खिलाने आए ना, गोद में मांगे, देने की जरूरत नहीं है, समझी? पुट्ठा खड़ूस, क्या क्या सोचा था मैंने उसके बारे में। अरे उससे बात करके ना मुझे अपने पापा की याद आती थी, तसल्ली मिलती थी दिल को कि चलो पापा पास नहीं तो कम से कम ये अंकल तो हैं। क्यों आई है तू? अबे तू कब से मेरी सहेली बन गई है? दीदी से सीधा तू। ज्यादा रिश्तेदारी दिखाने की जरूरत नहीं है। छोटू के होने पे आई थी ना, मिल गया था शगुन, फिर अब क्या काम है? वो अरशद है ना, अरे तेरा खसम, चोट लगी है ना उसको। ये भाव है ना मेरा, उसने दवाई भिजवाई है, 50-60 किलोमीटर दूर जाके लेके आई हूं मैं। ले लगा दियो, चुटकी में सही हो जाएगा उसका दर्द। हाँ ठीक है, कितने पैसे हो बता? पैसे? तू मुझे पैसे देगी चिंगारी को? अरे तू बोल तो चिंगारी तेरा घर पूरे पैसे से भर देगी। कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, अब जा। चल ठीक है, खुश रहो तुम दोनों। बड़ी आई, सारी असलियत पता है मुझे। असलियत? अरे जा ना। अब क्या है? अरे मेन चीज तो देना भूल ही गई थी मैं तुझे। क्या जरूरी सामान? अरे वो भाव है ना, भाव ने ये भी भिजवाया है। क्या है ये? अरे मेरा भाव बोल रहा था ना कि दोनों बच्चे हैं, अभी माँ बाप के साथ रहते नहीं है, और उसके लल्ला का पहला अक्षय तृतीया है, तो ये भी दे देना, पहना दियो उसको। नहीं चाहिए, रख ले। निकल यहां से, अच्छे से जानता हूं मैं, तू और वो खड़ूस अंकल वो पार्किंग वाले पार्क में क्या गुलछर्रे उड़ाते हो तुम। ओए, मुझसे क्या पूछ रही है? जाके मोहल्ले वालों से पूछ कि तुम दोनों क्या गुलछर्रे उड़ाते हो पार्क में। पार्क के कोने में? वो तो अरे भाऊ, क्या हुआ? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हैं? बता। अरे मैं ठीक हूं भाई, मैं ठीक हूं। तू कहां थी? अरे भाऊ, आने में देरी हो गई ना। आने में और तेरा फोन क्यों नहीं चल रहा? अरे भाऊ, फोन ऑफ हो गया और ऊपर से ये नेटवर्क, क्या करूं? अच्छा बता, तूने क्यों बुलाया मेरे को? नेटवर्क, बैटरी, बहाने, जब चाहिए होगा तब नहीं मिलेगी। अरे भाऊ वो सब छोड़ना, देख मैं आ गई ना। तू बता, कोई दिक्कत परेशानी है क्या तुझे? दिक्कत कोई नहीं है। अरे चिंगारी सुन ना, मेरा एक छोटा सा काम करेगी? अरे तू मेरा भाऊ है, तेरा सब काम करेगी रे, बोल ना। वो मेरी बगल में जो रहते ना, वो अरशद और मीनू। अरे हाँ, वो दोनों बड़े प्यारे बच्चे हैं वो। हाँ बहुत प्यारे हैं। वो क्या है ना, वो परसों अरशद अपने ऑफिस से जब आ रहा था ना, तो मैंने देखा वो लंगड़ा के चल रहा था। तो मैंने उससे पूछा, तो वो कहीं बेचारा अपने ऑफिस की सीढ़ी से गिर गया था, तो उसकी काफी गुम चोट आई है रे। और कल भी मैंने देखा तो वो लंगड़ा ही रहा था। तू एक काम करना, वो जो अपने हकीम थी है ना, याद है तेरे को, वो जहाँ से मैं एक बार तेल लाया था,
अच्छा हाँ हाँ याद है, जो यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर रहते हैं। हाँ यार तुझे पता ही है आजकल का काम कैसे चल रहा है। कुछ तो करना चाहिए ना भाई, करना चाहिए ना। तेरे को। अबे यार ये क्या हो रहा है? तभी तो चिंगारी, क्या है ना, मेरी आज तबीयत थोड़ी ऐसी ही है। तू मेरा काम करना, तू वहां से हकीम जी के पास जाके मेरा नाम ले और उसके लिए तेल ला दे। रही वो बेचारा कहाँ जाएगा, उसको देखियो वो तेल से एकदम से आराम मिलेगा बच्चे को। चिंता मत कर, मैं अपने भाव का काम बिल्कुल करेगी। सुन, अरे भाव पैसे की जरूरत क्या, मैं ले आएगी रे। क्या चल रहा है ये भाई यार ये पैसे भी दिए जा रहे हैं, देख। हाँ भाई सच कह रहा तू, कुछ तो झोल है भाई इन लोगों में, देख रहा है हाथ भी फेरे जा रहे हैं। मैं बड़ा हूं ना, ये रख। तू मानता नहीं है रे भाव। और एक प्यारा सा काम हो रहा है। हाँ बोल, मैं वो भी कर देगी, तू बोल। देख क्या है ना चिंगारी, आज अक्षय तृतीया है। और वही अर्शद और मीनू के एक 2 महीने का बच्चा भी है प्यारा सा। मुझे याद है रे भाऊ, बधाई देने मैं ही तो गई थी। हाँ। तो अक्षय तृतीया पे ना बच्चे के लिए कुछ लाते हैं। अब उनके माँ बाप तो उनके साथ रहते नहीं, अब पता नहीं उनको इस बात की समझ है या नहीं है। मुझे उनको देखकर ऐसे लगता है वो भी तो अपने बच्चे ही है ना। तो वो छोटू के लिए ना तो कुछ भी छोटा सा कुछ ले आएगी। तू चिंता मत कर रे भाऊ, मैं उस बच्चे के लिए भी कुछ ले आएगी। बेटा उनको तेल के साथ वो भी देती। भाऊ एक बात बता, तेल तक तो ठीक है, लेकिन तू ये बच्चे का सामान तो खुद भी दे सकता है ना। दाल में कुछ काला लग रहा है मुझे। भाई पूरी दाल काली है। यार तू देख रहा है ब्लो कैसे कर रहा है, देख। हाँ सही कह रहा भाई, सही कह रहा है। बहन की आँख इसकी, ऐसे भी कमेंट चलते हैं क्या? सच कह रहा है भाई। और तू छोड़, हटा यार, चल छोड़ो, मैं सब नहीं पढ़ा। चल 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 छोड़ छोड़ छोड़। भाऊ एक बात बोलूं मैं तुझे, तू रिटायर तो हो गया, लेकिन तूने समाज के बारे में सोचना बिल्कुल बंद नहीं किया। अरे किसी घर में कौन बीमार है, किसी घर में राशन पहुंचा कि नहीं, किसी घर बच्चा हुआ है, ये सब में तू लगा रहता है। क्या कहूं मैं तुझे। चिंगारी अब अपने तो पास में है नहीं, तो ये आस पड़ोस भी तो अपने ही होते हैं, ये मोहल्ला ही भी तो मेरा अपना है। और फिर तू है ना। अब चिंगारी जैसी समाज सेविका को अपनी बहन बनाया है, तो और क्या करूंगा। चल अब तू ज्यादा सेंटी मत हो, ठीक है, घर जा, ठीक है, ख्याल रख अपना। एक नंबर का पागल है भाव। कहता था दोनों बच्चे अच्छे घर के हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन सोच देखो अनपढ़ों से भी गई गुजरी। भाव है मेरा वो, बाप जैसा है, बड़ा भाई मानती हूं मैं और छोटी बहन मानता है मुझे, समझे। ये तेरा खसम है ना, इसके पैर में चोट लगी थी तो उसने बोला जाके 50-60 किलोमीटर दूर एक हकीम रहता है, उसके यहाँ से दवाई लेके आ जा, लगा लेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। और तेरे बच्चे के लिए ये शगुन भेजा था कि तुम लोगों को पता नहीं होगा कि अक्षय तृतीया है, और तुम लोग छी छी। भाऊ ठीक बोलता है कि चिंगारी ये दुनिया नंगी नहीं है, नजरें नंगी है, नजरें। और ये दुनिया छोटी नहीं है, ये सोच छोटी है, सोच। चल रहे चिंगारी दीदी